हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज का हमारा टॉपिक है फेज कॉन्सेप्ट इन एसी। आज हम पढ़ने वाले हैं फेज क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन में फेज डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज में साइन वेव डायग्राम अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से बनाते हैं। ये सारी बातें आपको आज प्रॉपर खुशबू के साथ और फुल फील के साथ समझ में आने वाली है। ये इस वीडियो की का डिस्क्लेमर है भाई कि आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, तो छोड़ करके मत जाना इस आधी वीडियो को, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, डायरेक्ट डायग्राम पर पहुंचने से पहले, डायरेक्ट फेजर डायग्राम्स पर पहुंचने से पहले हमें कुछ वो बातें जाननी चाहिए जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। भाई, अगर हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, हमारे पास एक ऐसी सर्किट जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और जो उसमें अपन अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भाई इन केस ऑफ ओनली रजिस्टर, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक रजिस्टर ओनली है ना, जिसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते ही हैं, लेकिन जो है जैसे से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इमीडिएट एक्शन के साथ वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो बिहेवियर हम जो है वोल्टेज के साथ करेंगे, वही बिहेवियर जो है आपका करंट के साथ होगा, ठीक है। अगर हमने वोल्टेज को रिड्यूस किया तो इमीडिएट एक्शन से करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये रेजिस्टिव सर्किट में तो होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। लेकिन मान लो यदि किसी सर्किट में रेजिस्टर की जगह इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और हम चाहें कि भाई ऐसी सिचुएशन यहां भी इंक्रीज हो जाए, यहां भी जो है क्रिएट हो जाए कि जो है वोल्टेज को बढ़ाया तो इमीडिएट एक्शन के साथ, है ना, तुरंत करंट भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता, है ना। इसमें इस कंडीशन में वोल्टेज तो जो है जल्दी बढ़ जाता है, मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, लेकिन करंट को मैक्सिमम पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, समझ रहे हो। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और जो है ये अपने पास इस तरह की सर्किट है, तो इस केस में भी क्या होता है कि इस केस में आपका करंट तो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन जो है आपका वोल्टेज मैक्सिमम नहीं हो पाता विद इमीडिएट एक्शन, जैसा कि इसमें हो पाता था, ठीक है। तो यहां से हमें बात समझ में आती है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात, अच्छा, चाहे आप इस सर्किट की बात कर लें, मान लो इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो है एक रजिस्टर लगा हुआ है ना। एलसीआर सर्किट की बात करेंगे तो आप किसी भी सर्किट की बात कर लें एक्सेप्ट जो है आपकी प्योर रेजिस्टिव सर्किट को, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो V और I, दैट मीन्स वोल्टेज और करंट, इमीडिएट एक्शन के साथ एक दूसरे के साथ नहीं बढ़ते, है ना। कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज आगे निकल जाता है, मैक्सिमम पहुंच जाता है, और करंट पीछे रह जाता है, वो कुछ समय के बाद मैक्सिमम होता है। कभी ऐसा होता है करंट मैक्सिमम हो गया और वोल्टेज को मैक्सिमम होने में समय लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है ना। चलिए, तो हमें बताना है कि अलग अलग पोजीशन पर, तो ये बताना पड़ेगा ना कि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग कंडीशन में वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन को बताने के लिए हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं फेजर डायग्राम को, ठीक है। चलो, तो आपको बताते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर हमें जो है वोल्टेज और करंट को एक प्रॉपर मैनर में सही तरीके से उसकी पोजीशंस को डिफाइन करना है तो क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि इंडक्टर एंड करंट के केस, दैट मींस कैपेसिटर के केस में लीडिंग और लैगिंग क्यों होती है, वोल्टेज में लीडिंग एंड लैगिंग क्यों होती है, ये बात अपन को समझनी है अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए, तो आपको सबसे पहले बताएं, लेट्स से हमारे पास ये एक इंडक्टर है, ठीक है। एसी का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली बदलता है, मान के चलना कंटिन्यूसली बदलता है, नहीं बदलता, एसी का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलता है। चलिए, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये पहली टर्न है, दूसरी टर्न है, तीसरी टर्न है, और इस तरह से बहुत सारी टर्न्स हैं। ये इंडक्टर है, इसमें करंट गया पहली टर्न में करंट गया तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न से जाकर के लिंक होगी, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हम समझते हैं कि जब जब किसी कॉइल के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तब तब उस कॉइल में या फिर उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ना। तो क्या होगा भाई, ये इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि इस वाले करंट को वो अपोज करे। क्यों करे? क्योंकि हम समझते हैं कि जब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब जाकर के इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये कैंसिल आउट कर सकता है। समझ पाते हो? क्या बोला एक बार फिर सुनना कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है, इसमें फर्स्ट कॉइल में फर्स्ट टर्न में करंट गया, पहले टर्न में करंट गया, इसकी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे कनेक्ट होगी। ड्यू टू इनर्शिया ये चाहता है कि इसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो जब करा रहा है तो मेन करंट को अपोजिशन क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। समझ रहे हो ना, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट हो जाता है इन केस ऑफ इंडक्टर। तो इस केस में V तो मैक्सिमम तक पहुंच जाता है लेकिन एट द सेम टाइम करंट मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पाता, क्रॉस लगा दिया, नहीं पहुंच पाता, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कौन लीड करता है। तो आप इसमें याद रखोगे इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स एंड करंट लेग्स, वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, ठीक है। जबकि हम कैपेसिटर के केस को देख लो एक बार, कैपेसिटर के केस हो, कैपेसिटर में क्या होता है कि भाई हम इसकी फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा भाई, ये एक बार पॉजिटिव होगा और ये एक बार नेगेटिव होगा। यहां पर एक जरूरी बात समझने वाली है कि यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि एसी जो है कैपेसिटर से पास हो जाता है, मतलब कैपेसिटर डीसी को तो ब्लॉक कर देता है डायरेक्ट करंट को, जबकि ऑल्टरनेटिव करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो है यहां से करंट फ्लो, जैसे मान लो कि ये मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आपका जो है यहां पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होंगे। याद रखना कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव सेंड करेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएं। ये देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अब देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज से ये देखो करंट यहां पे चार्जेस यहां पे जाएंगे, ये चार्ज यहां भेजेगा ना, ये चार्ज भेजेगा, ये चार्ज भेजेगा, ठीक है। यहां पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब भाई जितने चार्ज ये भेज सकता था उतने चार्ज इसने भेज पाए, ठीक है। तो ये चार्ज यहां से भेज रहा था, ये चार्ज जो है चार्ज तो जाकर के इस पे मैक्सिमम हो गए, चार्ज जाकर के इस पे मैक्सिमम स्टोर हो गए। अब ये क्या कर रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान ही कि और चार्ज यहां पर भेजना चाहता है, क्योंकि चार्ज भेजेगा तो जो है और ज्यादा जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर, दैट मींस चार्ज जितना ज्यादा आ जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, चार्ज जितना ज्यादा आ जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो जितना करंट का मोशन होना था उतना करंट का मोशन तो हो गया, तो करंट तो जितना चार्जेस का मोशन होना था उतने चार्जेस का मोशन तो हो गया, तो करंट तो मैक्सिमम में पहुंच गया। लेकिन ये अब इस चार्ज को यहां पर नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू मोर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस यहां पर जो है ये चार्जेस इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं इस चार्ज को यहां पर आने के लिए। समझ गए? ये चार्ज को अलाउ नहीं कर रहे हैं इसको यहां पर आने के लिए ड्यू टू रिपल्जन। तो इस रिपल्जन के कारण और चार्ज यहां पर नहीं आ पाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट तो मैक्सिमम पहुंच गया, जितना मोशन होना था चार्जेस का हो गया। अब ये इसके मोशन को फर्दर अलाउ नहीं कर रहा है यहां पर, दैट मींस जो है वोल्टेज जो है उस समय मैक्सिमम नहीं हो पा रहा, वोल्टेज मैक्सिमम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि कैपेसिटर के केस में यहां पे दो एरो लगा दी, इसका मतलब करंट तो मैक्सिमम हो गया लेकिन वोल्टेज उस समय मैक्सिमम नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये तो आपको पता पड़ गया कि यहां पर जो है कौन लीड करेगा, यहां पर करंट लीड करता है, करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग्स, करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग्स। आपको सारी बातें समझ आएंगी। नाउ देखिएगा सारी चीजों को समझ से कि करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो फर्स्ट हाफ साइकिल की बात हुई जिसमें हमें लीडिंग एंड लैगिंग के बारे में पता पड़ा। अब हम बात करेंगे सेकंड हाफ साइकिल की। तो सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, ये आपका आंसर है सेकंड वाले क्वेश्चन का। सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, तो ये चार्जेस का मोशन पहले यहां पे हुआ था,
अब चार्जेस का मोशन कहां हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव भेजेंगे तो ये चार्जेस मोशन करेंगे यहां पर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये चार्जेस मोशन फिर अगली साइकिल में यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, समझ रहे हो। तो एसी में चार्जेस यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाते रहते हैं कैपेसिटर के केस में। जबकि डीसी में क्या होता है कि हमने जो है इस तरह से जो है इसको चार्जिंग पे लगा दिया, तो इसको एक बार जितना पॉजिटिव चार्ज आना था वो इस पे इकट्ठा हो गया कैपेसिटर के प्लेट पर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अब ये देखो, अब ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो चार्जेस जहां पर एक्यूमुलेट थे वो एक्यूमुलेटेड रह जाते हैं, समझ गए ना बात को। और चार्जेस का मोशन फिर एक बार उसके बाद हमेशा के लिए रुक जाता है। जबकि एसी में क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट और पोलैरिटी, ड्यू टू चेंजिंग इन पोलैरिटी, यहां पर जो चार्जेस हैं वो सर्कुलेट कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कि भाई कैपेसिटर के केस में एसी तो फ्लो हो जाता है जबकि डीसी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि एसी में जो है दैट मींस अल्टरनेटिंग करंट के दौरान पोलैरिटी बदलती है, जिसके कारण चार्जेस का मोशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। जबकि डायरेक्ट करंट में बैटरी यहाँ पे लगा दी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये चार्जेस एक बार यहाँ तो चले जाएंगे फिर वापस यहाँ पे लौट के नहीं आ पाएंगे। अब इन सिचुएशंस को बताने के लिए कि वोल्टेज लीड कर रहा है ना, करंट आपका लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो इनको बताने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम का मतलब है हम उनके फेस के बारे में बताते हैं। अच्छा देखो, आपसे कहा कि भाई फेस क्या होता है, तो फेस का मतलब है, याद रखना, फेस याद रखना कि फेस का मतलब होता है एंगल, कुछ नहीं है, केवल क्या है, एंगल, ठीक है। फेस का मतलब क्या होता है, एंगल। फेजर डायग्राम का मतलब ये मत कह देना एंगल वाला डायग्राम, ठीक है ना, मतलब समझते हैं। तो जैसे हम अपने या अपने फ्रेंड्स के फेस को देख के बता सकते हैं, FAC, चेहरे को देख के, फेस को देख के, हम किसी के फेस को देख करके बता सकते हैं कि भाई उस समय उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो खुश है, दुखी है, परेशान है, पिट के आया घर से या पीट के आया है ना। इसी तरह से जो है, जैसे हम किसी के फेस को देख करके उसकी मेंटल स्टेट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, वैसे ही हम AC सर्किट में फेस को देख करके, दैट मींस एंगल को देख करके उस सर्किट में करंट और वोल्टेज के बारे में बता सकते हैं, करंट और वोल्टेज के बारे में बता सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई फेस क्या, मतलब फेस का मतलब होता है एंगल। जैसे हम किसी के चेहरे को देख के, जैसे हम किसी के फेस को देख करके उसकी मेंटल स्टेट के बारे में बता सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम जो है AC सर्किट में फेस को देख करके बता सकते हैं कि भाई उस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, ठीक है ना। चलिए आगे की कहानी आपको और समझाते हैं, पूरे डेप्थ में टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना। नाउ देखो फेजर डायग्राम क्या होता है। देखो, अगर हम आपसे ऐसे कहते हैं कि हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को बोलें या फिर वोल्टेज को बोलें या फिर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज दोनों को बोलें, तो इसको हम साइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, साइन वेव के फॉर्म में, इसको हम साइन वेव के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, लेट्स से हमने इसको बना दिया टाइम और इसको बना दिया करंट, मतलब इस एक्सिस पे करंट रिप्रेजेंट करेंगे और इस एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। आप समझते हो कि हम किसी ग्राफ में कहीं पर भी हो, हम किसी ग्राफ में अगर बीच में खड़े हैं, जैसे मान लो आप इस पॉइंट पे यहां खड़े हो, तो रिजल्ट कहां दिखाया जाता है, उसकी प्रोजेक्शन से किसी एक्सिस पर। क्या बोला वाई में कहां पर हो, तो आप वाई में लेंथ देखोगे यहां पर, बोला हम वाई में यहां पर है। आप पूछा जाएगा बोले एक्स एक्सिस में कहां पर हो, तो आप यहां पे हो। तो मतलब रिजल्ट को कैसे दिखाया था, उसकी प्रोजेक्शन से, उसकी प्रोजेक्शन से, है ना। जैसे मान लो कि आप यहां पर हो, कितनी दूरी पर हो कैसे पता पड़ेगा, तो आप यहां पर देखोगे, बोला वाई में कितना लिखा है, बोला 3, तो इसका मतलब आप ये नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हो। यहां से देखा कि आप जो है यहां पर जो है 4 सेंटीमीटर पर हो, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया भाई, कोऑर्डिनेट 3,4। ये अपन ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, समझ पाते हो बात को। तो कंडीशन क्या है कि भाई अगर इस तरह की साइन वेव की सिचुएशन बन जाती है, तो हमसे कहा कि भाई किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर करंट क्या, बोले यहां दिखाओगे, मतलब करंट या वोल्टेज क्या यहां दिखाओगे, इस पॉइंट पर क्या यहां दिखाओगे, इस पॉइंट पर जो करंट हो गया मैक्सिमम। जरा सोच के देखना, ठीक है ना। तो मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहां दिखाएंगे, वो इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर दिखाएंगे। तो इस एक्सिस पर लेट्स से हमने लिखा हुआ है बोले 0 और ऊपर लिखा हुआ है 10, यहां लिखा हुआ है 8,
ठीक है, दैट मींस 8 एम्पियर का करंट, क्या लिखा हुआ है 8 एम्पियर का करंट। तो इस एक्सिस पर हमें पता पड़ेगा कि ये देखो, ये करंट मैक्सिमम 0 से मैक्सिमम से वापस 0, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना, है ना। तो अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 एम्पियर है, या फिर हमने कहा ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर 8 एम्पियर है, तो हमने यहां बता देंगे। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ इतना पता पड़ पाता है इस एक्सिस पर, इस साइन वेव डायग्राम से, कि जो करंट है वो कितना है, ठीक है ना, करंट है कितना है, कितने टाइम पर है। लेकिन हमें ये पता नहीं पड़ पाता, जैसे मान लो कि अगर आपको ये वाली एक्सिस दिखाई जाए और इसमें कह दिया, इस एक्सिस में कह दिया कि आपको जो करंट है, आप यहां पे देखोगे आपको पता पड़ेगा कि करंट जो है 8 एम्पियर है। लेकिन क्या हम सिर्फ इस एक्सिस को देख करके बता सकते हैं कि करंट जो है जाते में 8 एम्पियर है या आते में? क्योंकि आप समझते हो कि 0 टू मैक्सिमम होता है एसी, फिर मैक्सिमम टू 0 होता है। मतलब पहले हाफ साइकिल, मतलब एक जाते में चार्ज इस साइड गए फिर इस साइड गए। तो जो 8 एम्पियर है वो ये जाते में है, मतलब 0 से मैक्सिमम तक पहुंचते समय है 8 एम्पियर, या मैक्सिमम से 0 तक आते में है 8 एम्पियर। ये इंफॉर्मेशन अपन को इस तरह के डायग्राम से नहीं मिलती, सिर्फ हमें इस तरह के डायग्राम से नहीं मिलती। तो क्या करना पड़ता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरे करंट एंड वोल्टेज की कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अच्छा देखो, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम यहां पर इस डायग्राम में जो है वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स से जो है हम वोल्टेज, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो भाई, आप ईएमएफ कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा चलो, हमने मान लिया कि भाई ये हो गया आपके पास यहां पर वोल्टेज। ठीक है, इस पॉइंट पर वोल्टेज का है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, अब ये आपका वोल्टेज हो गया। जैसे मान लो अगर हमको यहां पे दिखाना है, इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, मान लो इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो देखो, अगर जो है कोई भी ग्राफ, जैसे मान लो टाइम टी इंक्रीज हुआ, ये आपका टाइम टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम टी 0 है, टाइम के साथ बढ़ते ये आपका आधा टाइम निकल गया, या आपका एक साइकिल पूरी हो गई। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये जो है ना, ये जो बढ़ रहा है ना ऊपर की साइड, ये टाइम के साथ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, टाइम के साथ। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताएं आपको, तो ये जो है हम इसको यहां पर वोल्टेज को वेक्टर से दिखाते हैं। किस फॉर्म में, इसको हम, ये जो हम बना रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में हम वोल्टेज एंड करंट को यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में सिर्फ करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बता करके जो है सभी बातों का पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो हमें करंट को और वोल्टेज को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं जानना, हमें यह भी जानना है कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, तो हमें जो है इस केस में वोल्टेज एंड करंट को क्या बनाना पड़ता है, वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। किसकी तरह, वेक्टर की तरह। अच्छा देखो, हम आपको एक चीज और बता दें कि भाई देखो, ये क्या है भाई, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सॉरी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट है। तो अगर कोई भी करंट जो है, हमने कह दिया, अगर कोई भी करंट इस तरह से जो है करंट, मान लो कि ये हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये आपका जो है सेंटर हो गया। अब करंट 8 एम्पियर दिखाना है ना अपन को, ये दिखा दो। जैसे ये ऊपर नीचे ये इस तरह का मोशन है, तो 8 एम्पियर अगर यहां पर है तो हमने ये दिखा दिया। फिर 10 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर ऊपर हो रहा है सबसे ऊपर टॉप पे, तो हमने 10 एम्पियर दिखा दिया। फिर जो है आपका लौटते में हो जाएगा ये इस तरह से, मतलब लौटते में हमें इसमें पता नहीं पड़ पाएगा कि करंट जो है मैक्सिमम से मिनिमम पे आ रहा है तब 8 एम्पियर है, लेकिन यहां पर पता पड़ जाएगा, बोला यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो 0 से मैक्सिमम होते समय 8 एम्पियर है। ठीक है, यहां से यहां आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो मैक्सिमम से 0 होते समय 8 एम्पियर है। तो आप जो है इसी डायग्राम को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार फिर बता दें आपको कि लेट्स से ये इस पॉइंट पर हमने 8 एम्पियर मार्क किया हुआ है और ये आपका 0, ये वाला डायग्राम को हमने बता दिया। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे इसको, तो भाई
हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि देखो आपका ये अगर आपका मैक्सिमम करंट तो हम मैक्सिमम वाला एरो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ये मैक्सिमम करंट हो गया। ठीक है, अगर करंट आपका 8 एम्पियर है तो यहाँ पर आप इस पॉइंट पे दिखाते हो ना, तो हम इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब इसका प्रोजेक्शन यहाँ दिखेगा। समझ पा रहे हो आपको? चलिए ठीक है। तो इसमें जो है रोटेशन में जब हम बनाते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि भैया आपका जो है यहाँ पे आपका जाते समय फिर जो है ये मैक्सिमम पहुंचा, फिर मैक्सिमम से कम होते समय। ठीक है, जबकि अगर आप सिंपल इस पे दिखाओगे तो हमें वैल्यू पता पड़ेगी, वैल्यू इस पे वैल्यू पता पड़ती है, लेकिन जो हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखो ये क्या अपना, ये देखो ये क्या अपना, ये है आपका रोटेटिंग वेक्टर, ये क्या आपका रोटेटिंग वेक्टर। चलिए, तो हमने ये आपका वी वेक्टर हो गया, लेट से आपका जो है यहाँ पर आई वेक्टर भी अभी बना देंगे। तो उस रोटेटिंग वेक्टर को हम बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग वेक्टर। लिख लो, रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंटिंग साइनोसॉइडल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फेजर। इसको हम बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं? ये जो अपना रोटेटिंग वेक्टर है इसको हम बोलते हैं फेजर। ठीक है, मान लो कोई जो चार्जेस, इस वेक्टर की हम बात करें, ये जो वेक्टर है अपना, ये वेक्टर जो है यहां से 0 पे स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो और टाइम लगा उसको t, तो यहां तक की जो एंगल या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया? ओमेगा टी। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका? ओमेगा टी। और ओमेगा टी क्या है यहाँ पर? एंगल। और यहां पर हम उस एंगल को सिर्फ एंगल नहीं बोलेंगे, यहां पर हम उसको बोलेंगे फेस। तो ओमेगा टी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फेस ऑफ वोल्टेज है। फेस ऑफ वोल्टेज क्या है? फेस ऑफ वोल्टेज। बात समझ में आती है? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि लेट से हमारे पास एक सर्किट है, वहां पर वोल्टेज की पोजीशन ये है। ठीक है, और करंट की भी पोजीशन ये है। अच्छा, करंट की पोजीशन ये है, वोल्टेज इतना और करंट देखो, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो साइज है, एरो का साइज है, एरो का साइज बताता है इसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और जो है आपका अगर एरो छोटा है तो एरो का दैट मींस मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तो देखो यहां पर इस समय, इस टाइम टी पर जो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है? बी। ठीक है, इस समय पर करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसको हमने बोल दिया, लेट से उसको हमने बोल दिया आई। उसको हमने बोल दिया कितना? आई। तो यहां से हमें वोल्टेज और करंट के बारे में चीजें पता चलती हैं। ठीक है, देखो, तो इसको हमने बोल दिया आई। ठीक है, इसके बाद देखो, तो ये अपना ओमेगा टी क्या होगा? ओमेगा टी इज द फेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब हम जानते हैं कि रजिस्टर के केस में ओमेगा टी, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। तो ये कौन सा है भाई? ये आपका रजिस्टर का डायग्राम है। फेजर डायग्राम किसका है? रजिस्टर का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या है? आप इसको नोट कर लो, मतलब फेजर डायग्राम इज दैट डायग्राम दैट रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। क्या बोला हमने? ये पूरा फेजर डायग्राम है, और हम इसको क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम इज दैट डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है ना, ये एसी और मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जो है रोटेटिंग वेक्टर। हम इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, अब मान लो यहां पर जो वेक्टर घूमेगा वो जो है आपका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर किसी केस में ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई आपका करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। ठीक है, हमने इस तरह से बनाया। ठीक है, चलिए देखो, तो हमने क्या किया कि भाई ये रहा अपने पास वोल्टेज, वी वेक्टर बना दिया इसको, और यहां पर वोल्टेज ओमेगा टी, वोल्टेज का जो फेस है वो क्या है? ओमेगा टी। लेट्स से उस समय करंट क्या है? बोला करंट बन रहा है आपका यहां पर, करंट इस पोजीशन पे, करंट मतलब आगे है। ठीक है, और हमने कहा कि भाई करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो लीडिंग लैगिंग वाला एंगल बन रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। किससे? फाई से। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल जो फाई है, इसको हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेस डिफरेंस।
ठीक है। तो ये फाई है, ये क्या है आपका, ये फेज डिफरेंस। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी इज द फेस ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और इसका फेस क्या, करंट का फेस क्या है, करंट का फेस है आपका ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। बात समझते हो, दोनों इसी डायरेक्शन में है, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, बोला करंट यहाँ पे जो है आपका लीड कर रहा है, ठीक है। नाउ अब मान लो ये आपका ओमेगा टी प्लस फाई। अब मान लो डायग्राम आपका ऐसा बना होता, डायग्राम आपका ऐसा बना होता, तब क्या कंडीशन बनती है। तो देखो आपका ये हो गया, लेट्स से आपका वोल्टेज हमने वी वेक्टर दिखा दिया, ये आपका ओमेगा टी बन गया, और जो है करंट है आपका यहां पर, करंट है आपका यहां पर, करंट है आपका यहां पर, तो ये हो गया करंट, ठीक है। नाउ अब क्या आप बताओगे कि देखो ये जो है ना, ये जो है इन दोनों के बीच में, लेट्स से अगर मैंने कह दिया कि एंगल है 90 डिग्री, मान लो कि कह दिया कि इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, कुछ नहीं समझते हो तो इतना तो समझ जाओगे कि भाई ये है ओमेगा टी। चलिए, ओमेगा टी किस डायरेक्शन में है, ये एरो लगा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। और करंट नीचे की साइड है ना, नीचे की साइड, दैट मींस नेगेटिव साइकिल में, तो हमने एक एरो लगाओगे इस डायरेक्शन में। ये क्या बोला, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेते हो और क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव लोगे इसके अंदर। तो फेज की बात की जाए तो फेज डिफरेंस कितना होगा भाई, देख लो एक बार, कितना होगा एक बार देख लो। देखो ओमेगा टी पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो ओमेगा टी, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो फेस है उसको हमने नाम दे दिया फाई। तो इस डायग्राम में, फेजर डायग्राम में आपको समझ में आ गया कि जो फेज डिफरेंस आ गया, कितना आ गया ओमेगा। या फिर करंट की बात करें तो करंट की बात करोगे तो फेज कितना हो जाएगा करंट का फेज हो गया ओमेगा टी माइनस फाई, करंट का फेज हो गया ओमेगा टी माइनस फाई, और इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया फाई। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ पा रही होगी, ठीक है। इसके बाद जो हम पहुंचेंगे, इसके बाद हम जानने वाले हैं कि यदि जो है हमारे कंडीशन में कहें कि साइन वेव बनाना है, कैसे बनाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम आपको बता दें कि मान लो ये बात समझ में आई, तो अपन इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो इसमें फेजर डायग्राम, फेज एंगल, मतलब फेज डिफरेंस, आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने मान लिया कि हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन वेव्स के फॉर्म में, है ना, साइन वेव। अगर हम वेव डायग्राम बनाएं और वेव डायग्राम में हमें दिखाना है कि अगर करंट या वोल्टेज लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो वो कैसे दिखाओगे। तो हमने कहा हमारे पास जो है ये एक बनाते हैं हम डायग्राम, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है, लेट्स से हम इसी पर V को दिखा रहे हैं और इसी पर I को दिखा रहे हैं और यहां पर दिखा रहे हैं T को। हमने आपको कंडीशन दे दी कि करंट लीड्स बाय 90 डिग्री। हमने आपको बता दिया करंट जो है 90 डिग्री या फिर कहें पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो हम देखो क्या बताएंगे, यहां पर देखना ध्यान से। लेट्स से ये दिखा दिया हमने वोल्टेज, किसको दिखा दिया, ये जो है हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये वोल्टेज का ग्राफ बना दिया, किसका बना दिया, वोल्टेज का ग्राफ बना दिया, ठीक है। नाउ ये अपनी जीरो से ये आपका आधा टाइम हो गया, कितना, आधा टाइम। और यहां पर देखो ये पूरी साइकिल कैपिटल टी। देखो एक साइकिल 360 डिग्री की होती है, एक साइकिल 360 डिग्री की होती है, तो हमने कहा भाई पूरी साइकिल में हो गया 2 पाई, 360 2 पाई कहते हो, आधी साइकिल को क्या बोलते हो, पाई। और देखो अब ये कितना बचा, ये पाई, तो ये आपका पाई बाय 2, ठीक है। चलिए भाई, बात समझ में आ गई। तो देखो ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने कहा अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये हो गया, और हमने कहा करंट लीड्स बाय 90 डिग्री, करंट लीड्स बाय 90 डिग्री। तो क्या बोलोगे कि करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसका मतलब जब ये 0 तब करंट 90 डिग्री, तब करंट जो है आपका ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री वाला पॉइंट। जब ये 0 तो करंट आपका मैक्सिमम पे पहुंचा है। देखो जब ये 0 है, देखो वोल्टेज 0 है तो करंट कहां पर है, मैक्सिमम पर है, ठीक है। तब करंट कहां पर है, लेट्स से मैक्सिमम पर है, ये देखो मैक्सिमम। और देखो ये देखो, जब ये आपका मैक्सिमम हो गया वोल्टेज, तो करंट का, करंट आपका 0, ये देखो। इसके बाद जो है आप देखते हो कि आपका ये वोल्टेज 0 हो गया, तो करंट आपका मैक्सिमम हो गया, और ये आपकी साइकिल इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में, तो अब आपको देख के, ये क्या है आपका AC, तो आपको देख के बताना, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है आधी से, इसका मतलब करंट लीड कर रहा है। अब मान लो ऐसा हो जाता कि यह आपका जो है वोल्टेज, या फिर ये आपका AC अल्टरनेटिंग करंट है, और वोल्टेज जो है आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या कि वोल्टेज पहले ही मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इसको बोलोगे कि ये जो है आपका
ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो यहां पर कौन लीड कर रहा है, यहां पे वोल्टेज लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एसी वाली लाइन, एसी, ये एसी वाला ग्राफ, जब एसी जीरो है, जब एसी जीरो है तो वोल्टेज आपका जो है मैक्सिमम है, वोल्टेज आपका जो है मैक्सिमम है। समझ गए? तो ये आपका साइन वेव होता है। चलिए एक छोटी सी बात और, मान लो अगर हम आपसे कहते हैं, मान लो अगर हम आपसे कहते हैं कि फेस एंगल, मान लो अगर हम आपसे कहते हैं कि फेस एंगल डायग्राम बताना है तो कैसे बताओगे? सिंपल सी बात, तो आप इस तरह से ही बता सकते हो कि यहां पर जो है, यहां पर अगर हमने कह दिया कि ये V रहा, अच्छा कह दो ये I है और ये आपका B है, इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप सिंपल इसको π/2 बताओ और ये हमारा फेज एंगल डायग्राम होता है। रजिस्टर के केस में देखो, रजिस्टर के केस में क्या होगा कि V और I दोनों साथ साथ पर है, क्योंकि रजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। तो जब मटेरियल बदलोगे केवल तभी जो है उसमें रेजिस्टेंस बदले, रेजिस्टेंस, या सॉरी गलत बोल दिया शायद मैंने, अच्छा मुझे ये बोलना चाहिए कि किसी सर्किट में जब आप इंडक्टर लगाते हो या कैपेसिटर लगाते हो तो आपका करंट में लीडिंग और लैगिंग होती है। लेकिन अगर आपने किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दी, अगर आपने किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दी तो याद रखना रेजिस्टेंस केवल करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोकती है, उसको मैक्सिमम तक जाने मतलब, और वोल्टेज के साथ ही इंक्रीज कराती है। ऐसा नहीं करंट को वो रोकती है, कम नहीं कराती, याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, आई होप समझ में आ रही होंगी। इस पर जो है ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो आपको वीडियो भी बना देंगे उसके ऊपर, लेकिन बोलना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो कमेंट करके प्लीज बताना, ताकि मुझे पता पड़ सके कि जो है कम से कम कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस और ये वीडियोस उनके काम आ रही हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को मुझे पता है आप इग्नोर करोगे, कुछ स्टूडेंट जरूर करोगे, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट भी शेयर कर सकता है इस वीडियो को तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। हम सब साथ में बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।